कोरोना वायरस से लड़ते हुए भारत का सामना आज एक नई आपदा से हुआ है। सदी का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान अम्फान आज भारत से टकराया है, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचाई है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अम्फान तूफान से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। आज करीब 2:30 बजे अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान जब तट से टकराया तब उसकी रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान के असर से समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। तेज बारिश और करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलती हवाओं के साथ इस चक्रवाती तूफान ने 4 घंटों तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई। इससे बचने की तैयारियों के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करीब 7 लाख लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। राहत और बचाव कार्यों के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 39 टीमों को तैनात किया गया है और अभी तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अम्फान से पश्चिम बंगाल के 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में सबसे ज्यादा असर हुआ है, जहां जगह जगह बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और कच्चे मकानों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये तूफान गुरुवार सुबह तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक इसकी रफ्तार काफी कम हो चुकी होगी, यानी अम्फान अब कमजोर पड़ने लगा है। लेकिन आज इस तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचाई है, जी न्यूज की टीम उसकी चश्मदीद गवा रही है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने तेज हवाओं के बीच वहां मौजूद रहकर अम्फान तूफान की जो ग्राउंड रिपोर्ट आज आपके लिए भेजी है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। 80 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई तेज हवाएं मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साथ उड़ा ले जाने की जिद पर अड़ी थी। 15 फीट तक ऊंची उठती लहरें मानो किनारों को समंदर में विलीन करने पर आमादा थी। दोपहर 2:30 बजे अम्फान तूफान ने ओडिशा के तट पर दस्तक दी और शाम करीब 4 बजे जब यह तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दीघा घाट पर पहुंचा तो उसकी रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। अम्फान ने जो तबाही मचाई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या पेड़, क्या बिजली के खंभे, क्या कच्चे मकान और क्या इंसान। अम्फान की रफ्तार के आगे टिक कर खड़े रह पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा था। लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 2:30 बजे के आसपास लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई और मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि लगभग पूरी प्रक्रिया खत्म होने में 4-4.5 घंटे लगेंगे। जैसे ही लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई हवाएं जो है काफी तेज हो गई है, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। लगभग जो है 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है। आपको बता देते हैं कि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही साथ राज्य सरकार के सचिवालय में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पे जानकारी आ रही है। अलग अलग हिस्सों में कच्चे घर जो है उनको काफी क्षति पहुंची है और पेड़ जो है कई इलाकों में गिरे हैं, सड़क जो है वो टूट चुकी है और कम्युनिकेशन जो है डाउन हो चुका है। फिलहाल जो है राज्य सरकार की कंट्रोल रूम में लगातार नजर बनाए रखे हैं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद है ताकि ये पता लगाया जाए कहां पर कितना डैमेज हो रहा है। माना कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को कम तो जरूर किया जा सकता है। भारत ने अम्फान से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारियां की थी। पश्चिम बंगाल में 5 लाख और उड़ीसा में 1.5 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका था। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 19 टीमें और ओडिशा में 20 टीमें तैनात थीं, जो तूफान के बीच न सिर्फ डटकर खड़ी थी बल्कि तूफान का सामना करते हुए रेस्क्यू मिशन में भी जुटी थी। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी।
आने वाले कई दिनों तक कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मॉनसून में फ्लड का सिचुएशन हो। अम्फान अपनी पूरी ताकत के साथ तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था और मौसम विभाग उसकी रफ्तार और उसकी हर चाल पर पल पल निगाह रखे हुए था। तूफान की रफ्तार कितनी है, तूफान किस तरह आगे बढ़ रहा है, पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम्स में दर्ज की जा रही थी। अम्फान का लैंडफॉल हो चुका है और पश्चिम बंगाल की सीमा से ये चक्रवाती तूफान आगे जा चुका है, लेकिन जो पीछे छोड़ गया है वो है ये तबाही का मंजर। आप देखिए चारों तरफ अंधेरा है और ये इसलिए है क्योंकि जितने भी हाई टेंशन वायर थे, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स थे वो टूट चुके हैं। आपको दिखाते हैं, अगर आपको दिखे यहाँ पे कुछ लैंप पोस्ट है, लेकिन वो लैंप पोस्ट नहीं जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो चुका है, कम्युनिकेशन डाउन हो चुका है। और अगर सड़कों पे कुछ बचा है तो ये है तबाही का मंजर। चारों ओर जो है यहाँ पर सिर्फ जो पेड़ टूट गए थे वो पड़े हुए हैं। जगह जगह पेड़ गिरे, कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ, सड़कों पर रखा सामान भी पत्तों की तरह हवा में उड़ा। लेकिन कोरोना के इस दौर में भी ये उन तैयारियों का ही नतीजा था कि अम्फान उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना कि पहुंचा सकता था, क्योंकि तूफान के रास्ते में आने वाले लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था। आप देखिए ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पेड़ टूट गए हैं और कुछ कच्चे जो घर थे। आप देखिए ये जो घर आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले तक, लैंडफॉल के पहले तक इसकी छत जो है इंटैक्ट थी, लेकिन टीन की जो ये छत है उड़ जाती है लैंडफॉल के दौरान। और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, ये सामने ये सड़क जो है पूरी तरीके से कट चुकी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ टूटे हैं यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर जो है काफी दिक्कत होगी। लैंडफॉल भले ही यहाँ से होकर गुजर चुका हो, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं अभी भी हमारे लिए यहाँ पर खड़ा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि लैंडफॉल के पास होने के बावजूद भी अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल होंगे। 21 सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान अम्फान पूरी ताकत से पहले उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल में टकराया और फिर बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी का यह मंजर। दीघा, पश्चिम बंगाल से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अम्फान की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह तूफान कितना शक्तिशाली था। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 वर्षों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से इस तरह टकराया है। इससे पहले वर्ष 1999 में इसी तरह का सुपर साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन यह देश की तैयारियों का ही नतीजा है कि अम्फान तूफान से इस बार किसी बड़े नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। वैसे आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में अम्फान का मतलब होता है आसमान। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी तूफान का नाम आसमान कैसे हो सकता है और इसका नाम अम्फान क्यों रखा गया, तो इस सवाल का जवाब है चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा और नियमों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने वर्ष 1953 में की थी, लेकिन बाद में एक सिस्टम बनाया गया कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे एक नाम देते हैं। और भारत की पहल पर वर्ष 2004 में 8 देशों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया था। इन 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। और बाद में यह लिस्ट और बढ़ गई 2018 में, और इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और यमन जैसे देश भी जुड़ गए। इन 13 देशों की तरफ से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इन सभी 13 देशों ने तूफानों के नाम की जो लिस्ट दी है उसमें भारत ने अग्नि, बिजली, मेघ, सागर और आकाश जैसे नाम दिए हैं। इस बार थाईलैंड की तरफ से भेजे गए तूफान का नाम चुना जाना था, इसलिए भारत में आए इस तूफान को अम्फान का नाम दिया गया। जैसा हमने आपको बताया, ये थाईलैंड की भाषा में इसका मतलब होता है आसमान। अब अगली बार जो भी चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम निसर्ग होगा, और ये नाम बांग्लादेश ने सुझाया है। बांग्ला भाषा में निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति।
कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर चक्रवाती तूफानों को नाम देने की क्या आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि तूफानों के नामकरण के पीछे सोच ये है कि नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तूफान से निपटने की तैयारियों में भी मदद मिलती है, मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी होती है। लेकिन तूफानों के नाम रखने की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि नाम छोटा और सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, जिसे लोग समझ सकें, और कोई भी नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.